तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे थे और अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही उस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या किया था एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या p बटा q के रूप की संख्या होती है या ऐसी संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कि आपने बोला कि सर 5 p बटा q के रूप में नहीं है, लेकिन 5 को आपने 5/1 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने p बटा q के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर भी है, एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो जितने भी पूर्णांक होंगे, जितने भी पूर्ण संख्या होंगे, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे, ये सारे के सारे परिमेय संख्या भी होते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि ऐसे कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और एक कंडीशन और है कि नीचे में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना चीज हमने पढ़ा था कि कैसा नंबर परिमेय संख्या होगा, और भी डिटेल में देखा था परिमेय संख्या कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वर्गमूल वाले नंबर देखे थे, है ना, कौन सा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, और हमें क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे, अगर मैं कोई दो नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 5 और एक नंबर लिख रहा हूँ 8, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 5 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। मैं पूर्णांक के बारे में पूछ रहा हूँ कि कितने इंटीजर्स आएंगे इनके बीच में। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? देखो यहाँ पर आप सीधे सीधे नंबर्स लिख दो ना। 5 और 8 के बीच में अगर आप इंटीजर्स को लिखना चाहते हो तो आप बोलोगे सर एक नंबर आएगा हमारे पास 6 और एक नंबर आएगा हमारे पास 7, तो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर आएंगे 6 और 7 अगर इंटीजर की बात करो। ठीक है, तो सिर्फ दो नंबर आया, दो पूर्णांक आया। ठीक है, दो इंटीजर आया। ठीक है, इसको आपने क्या किया, ये काउंट कर लिया, फिक्स होता है किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में अगर पूर्णांक पूछी जाए तो वो फिक्स होगा। अब आपको पता है कि हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। तो मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं, देखो क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 और 8 के बीच में टोटल कितने परिमेय संख्या होते हैं, टोटल कितने रेशनल नंबर होंगे, तो अब क्या आंसर होगा? तो इनके बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितने होंगे? अनगिनत, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? तो किसी भी दो नंबर के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, पूर्णांक फिक्स होता है, पूर्णांकों को आप गिन सकते हो, लेकिन परिमेय संख्या कितने होते हैं ये आप नहीं बता सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 2 और 3 के बीच कितने पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों की बात करूं, तो आप बोलोगे सर ये दो लगातार नंबर है 2 और 3, 2 और 3 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, देखो इंटीजर की बात कर रहा हूं तो एक भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो होंगे क्योंकि दो के बाद सीधे 3 आएगा। ठीक है, इंटीजर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे नंबर नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 और 3 के बीच में मुझे बताइए कितने रेशनल नंबर होंगे, कितने परिमेय संख्या होंगे, तो अब आंसर कितना होगा? अब बोलोगे सर यहाँ पर अनगिनत परिमेय संख्या हो जाएंगे, कितने होंगे? अनगिनत होंगे। तो ये क्लियर है। तो किसी भी दो इंटीजर या किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या पूछूं तो आप बोलोगे सर अनगिनत हो। ठीक है, हाँ अनगिनत होंगे, 5/8 मतलब जैसा आपने लिखा, कैसे लिखेंगे अभी देखेंगे, सीखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, किसी भी दिए गए दो परिमेय संख्या यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या लिखने का मतलब ये हुआ कि अनगिनत परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। बताइए, ये याद हो गया सभी को? अब यहां पर आपके एग्जाम में, अच्छा इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन
एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में इनफाइनाइट पूछे नहीं जाएंगे, आपसे कुछ 2 3 4 पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे सबसे पहले तो ये याद करो कि अगर सिर्फ एक परिमेय संख्या पूछा जाए, अगर मैं कहूँ ये याद कर लेना, ठीक है, एक फॉर्मूला है आपके लिए। अगर मैं बोलूँ हमारे पास कोई दो इंटीजर्स लिख के दे दिया, ए और बी, और इसके बीच पूछा जाए कि एक परिमेय संख्या मुझे बताइए, सिर्फ अगर एक पूछा जा रहा है, एक परिमेय या रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे आप दोनों को जोड़ देना, ए प्लस बी और 2 से भाग लगा दो, ए प्लस बी बटा दो। क्या करोगे, एक परिमेय संख्या ए प्लस बी बटा दो। क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि मुझे बताइए 3 और 6, इसके बीच मुझे एक परिमेय संख्या लिख के बताइए, सिर्फ एक परिमेय संख्या पूछ रहा, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 3 और 6 को जोड़ देंगे, अगर एक परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो 3 + 6/2 कर देना, तो यहां से बोल देना 9/2। क्लियर है? तो a+b/2 आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या निकालना तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो मुझे बताइए एक और दो, अच्छा माइक ऑन है किसी का? राम कुमार के नाम से बच्चे, आपका माइक ऑन है, ठीक है, ठीक। तो एक और दो के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल के पहले बताइए। अगर मैं सिर्फ पूछूं कि एक परिमेय संख्या निकाल के बताओ एक और दो के बीच में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2/2 यानी 3/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, अगर सिर्फ एक परिमेय संख्या आपसे पूछा जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या पूछी जाए, हो सकता है कि एक से अधिक पूछा जा सके। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए एक और दो के बीच 5 यानी 5 रेशनल नंबर निकाल के बताइए, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है? अच्छा मुझे बताइए एक और दो के बीच में एक्चुअल में कितने परिमेय संख्या होंगे, एक और दो के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो होने के लिए एक और दो के बीच में तो इनफाइनाइट होगा, वेरी गुड, अनगिनत परिमेय संख्या होगा। लेकिन उसमें से कोई 5 अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपसे अनगिनत नहीं पूछा जा सकता, कोई 5 या 4 या 3 जितना पूछा जाएगा उतना निकाल सकते हो। देखो इसका तो क्या तरीका होता है, आप यहाँ पर बोलोगे सर एक को मैं यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताइए क्या मैं एक को 1/1 लिख सकता हूँ और दो को 2/1 लिख सकता हूँ? किसी भी नंबर के नीचे में एक हमेशा प्रेजेंट रहता है, किसी भी नंबर को एक को a/1 लिख सकते हो, है ना, नीचे में तो एक लगा ही सकते हैं, ठीक है। किसी भी इंटीजर को नीचे आप एक लगा सकते हो, ठीक है, a/1 लिख दिया, 1/1 लिख दिया और 2 को 2/1 लिख दिया। अब देखो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 5 परिमेय संख्या, तो आप एक बढ़ा देना, जितना परिमेय संख्या पूछा जाए ना एक बढ़ा देना, 5 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 में एक जोड़ोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। कहाँ 6 से गुना करेंगे ये सीखना है आपको। आप बोलोगे सर यहाँ नीचे में 6 से गुना करेंगे और ऊपर में 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे और यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, ठीक है, एक बढ़ाकर ऊपर और नीचे गुना कर दोगे। अच्छा कोई भी परिमेय संख्या अगर a/b के रूप में लिखा गया है, अगर नीचे में आप 3 से गुना करते हो तो आपको ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि उसका वैल्यू नहीं बदले, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन नीचे करते हैं वही ऑपरेशन ऊपर भी करते हैं, नीचे में अगर 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से गुना करोगे, यहाँ पर नीचे में अगर मैं 6 से गुना कर रहा हूँ तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो अंश और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो ये वाला जो नंबर है ये बदल कर कितना आ जाएगा, इसको बोलोगे सर ये आ जाएगा 6/6, एक को 6 से गुना किया 6 आया, 6 को 1 से गुना किया 6 आया। इस वाले नंबर को आप बोलोगे सर ये बदल करके कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 12/6। कितना क्लियर है सभी का? एक को मैंने क्या लिखा, एक को मैंने बदल कर लिख दिया 6/6, ठीक है। दो को मैंने क्या लिख दिया, 12/6, ठीक है, ये 12/6 हो गया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का हर सेम है, यहाँ भी 6 दिख रहा है हमें और यहाँ भी 6 दिख रहा है। अब 6 और 12 के अब अंश को देखिए, ठीक है, यहाँ पर अंश मुझे 6 दिख रहा है और यहाँ पर अंश मुझे 12 दिख रहा है। तो 6 और 12 के बीच में जितने नंबर दिख रहे हैं 7, 8,
9, 10 और 11 ऐसे लिख सकता हूँ, और सभी के नीचे में 6 लगा दिया। ठीक है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये दिख रहा है आपको 5 परिमेय संख्या आ गया हमारे पास। बताइए, तो ये 5 परिमेय संख्या आ गया। 1 और 2 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। ये सारा चीज समझ में आया। पहले क्या किया, देखा कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जा रहा है। जितना परिमेय संख्या निकालने पूछी जाए उसको 1 बढ़ाकर गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर 10 पूछा जाएगा तो 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, लेकिन जनरली आपसे 4, 5, 3, 4, 5 ऐसे ही पूछा जाता है, या 1 पूछा जाता है। आगे बढ़े, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो 2 इंटीजर के बीच में निकाला। अभी मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालकर बताइए। ठीक है, अच्छा रिपीट कर दूं। ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, समझिए, यहां पर आपसे बोला जा रहा था 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो अगर 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 1 बढ़ा देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, और 6 से गुना करेंगे। अब सवाल उठता है कि 6 को कहाँ गुना करेंगे। तो आपने 1 को लिखा 1/1 और 2 को मैंने लिखा 2/1। तो 1/1 में मैं नीचे भी 6 से गुना किया और ऊपर भी 6 से गुना किया। 2/1 में नीचे भी 6 से गुना किया और ऊपर भी 6 से गुना किया। तो ये वाला जो नंबर है हमारा बन गया 6/6, और दूसरा वाला जो नंबर है हमारा बन गया 12/6। ठीक है, इतना क्लियर है? अजय के नाम से जो बच्चे हो, इतना क्लियर है? आपका ही डाउट था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब देखा कि हर हमारा सेम है, दोनों में 6 6 दिख रहा है नीचे में। तो ऊपर में देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 है। तो 6 और 12 के बीच में जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उसको मैंने लिख दिया 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और सभी के नीचे 6 लगा दिया कि दोनों के हर में 6 था। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3/5 और 4/5, इसके बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मुझे बताइए, अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे? हर सेम दिख रहा है, दोनों में 5 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 1 जोड़ दोगे, 1 बढ़ा देंगे और 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर नीचे में भी 6 से गुना किया और ऊपर भी 6 से गुना किया। ठीक है, यहाँ भी नीचे 6 से गुना किया और यहाँ भी ऊपर 6 से गुना किया। तो ये वाला जो नंबर आ गया हमारे पास आ गया 18/30, और ये वाला जो नंबर आ गया हमारे पास आ गया 24/30। ठीक है, तो 3/5 को आपने लिख दिया 18/30, और 4/5 को आपने लिख दिया 24/30। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, यानी तुल्य परिमेय संख्या होती है। इतना क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है हर सेम है, यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 है। ठीक है, अब देखिए 18 और 24 के बीच में आप नंबर भर सकते हो। तो बोलोगे सर 18 के बाद 19 आएगा, है ना? 18 से 24 तक नंबर लिख दीजिए, 19, 20, 21, 22 और 23। और सभी के नीचे क्या लिखोगे, नीचे में 30 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 30 सभी के नीचे आप लिख दोगे, 30 सभी के नीचे आप लिख दोगे। तो ये दिख रहा है कि आपको 5 परिमेय संख्या निकल के आ गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये क्लियर है कि हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल दी। ऐसे होने के लिए यहाँ पर अनगिनत परिमेय संख्या होंगे। जो उनसे परिमेय संख्या लेके आती है, इतनी परिमेय संख्या निकालनी है, उनमें बस एक ही प्लस होएगा। देखो जनरली इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि एक ही प्लस करके गुना करेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको गुना भी करना पड़े। पहले ये समझ में आया ना कि यहाँ पर 6 से गुना कर किया तो निकल गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी में क्वेश्चन ऐसे पूछ दूं, जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछूं कि 3/5 और 7/5 ये पूछ मुझे 2 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, या 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए।
तो यहाँ पर आप देखोगे सर, अगर आपसे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है तो आपको गुना करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर गुना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है कि 3 और 7 हर तो सेम है 5 5, तो ऊपर में हमें 3 और 7 के बीच में गैप दिख रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं 3 नंबर लिख सकता हूँ, 4/5, 5/5 और 6/5। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमें 4 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि आपको गुना करना ही पड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा परिमेय संख्या, जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, तब हम ऊपर और नीचे कुछ नंबर से गुना करते सुटेबल नंबर से और उसके बाद निकालते। इतना क्लियर हुआ? इस तरीके से हम किसी भी अच्छा होने के लिए कितना होगा, इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/5 और 7/5 के बीच टोटल कितने परिमेय संख्या होंगे, तो एक्चुअल में अनगिनत होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 तो मैंने निकाल के दिखाए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्या होंगे, 3 मैंने बस निकाल लिया। अगर इससे ज्यादा निकालने के लिए बोला जाए तो ऊपर और नीचे गुना करके ज्यादा निकाल देंगे। ठीक है, अगर 100 भी निकालने के लिए बोला जाए तो 100 निकाल देंगे, लेकिन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सारी चीज? इतना चीज क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे दशमलव प्रसार की तरफ। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, दशमलव प्रसार क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। देखो, कोई भी अगर परिमेय संख्या अगर लिखा रहे, p/q के रूप की अगर संख्या लिखी रहे, तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। q से डिवाइड करोगे, है ना, q से डिवाइड करोगे p में, और दशमलव के फॉर्म में लिखते हो, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 10/3 क्या क्या टाइप है, क्या क्या केस बनते हैं, वो सारे चीज अभी देखते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 10/3, तो 10/3 को अगर मैं बोलूँ कि दशमलव के रूप में आप कन्वर्ट करिए, डेसिमल के फॉर्म में आप लिखकर बताइए, तो देखो ट्राई करते हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर, 3 से भाग लगाएंगे 10 में। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अच्छा, राम कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आप चैट सेक्शन में अननेसेसरी कमेंट लिख रहे हो, आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आपकी कैमरा भी ऑन है। ठीक है, अगर इसके बाद आप अगर इस तरीके से कुछ भी चैट सेक्शन में लिखोगे, हो सकता है आपको क्लास से सीधे रिमूव कर दूं। ठीक है, और हो सकता है आगे की क्लास आप कर भी नहीं पाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चैट सेक्शन आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप कुछ डाउट पूछ सको। अगर डाउट है तो डाउट पूछने के लिए यूज कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 बार में लगाया, 3 3 जा 9। अब 10 में से अगर मैं 9 को घटाऊं तो कितना मिलेगा, तो 10 में से 9 को घटाओगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर 1 जो है 3 से छोटा आ गया, अब 1 को भाग नहीं दे सकते हैं 3 से, तो भागफल में कोशेंट में एक पॉइंट लगाएंगे और नीचे में 0 लगा देंगे, शेषफल में 0 लगाया, तो नीचे में कितना बन गया, 10 बन गया। तो 3 के टेबल में 10 आता है क्या, तो 10 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 बार में 9 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। तो 10 में से 9 को घटाया तो अगेन ये 1 आया। ठीक है, फिर से बोलोगे सर अब हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक है, एक जीरो अपने मन से शेषफल में लगा सकते हैं। अब बोलोगे अगेन 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, फिर 10 में से 9 घटाया, फिर 1 आया। ठीक है, फिर कंटिन्यू करो, एक जीरो लगाओ, 3 3 जा 9 आया। देखो ये आपको दिख रहा है क्या, ये रिपीट होते जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा पहले यहाँ पर घटाया, तो पहले एक बार यहाँ पर 1 आया था, फिर यहाँ पर घटाकर 1 आया, फिर घटाया यहाँ पर 1 आया, फिर घटाया यहाँ पर 1 आया, है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो शेषफल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा, जो भी शेष आ रहा है घटाने के बाद, ये कभी भी जीरो नहीं बन रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो खत्म नहीं हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, भागफल भी जो है आपका, कोसेंट जो है आपका, ये भी कभी खत्म नहीं होगा, तो ये हमेशा रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो अगर शेषफल कभी खत्म नहीं हो रहा है तो भागफल भी खत्म नहीं होगा, वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, 3 3 आप लगाते जाओगे। ठीक है,
तो ये समझ में आ रहा है कि कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर इस टाइप का अगर आएगा तो कभी भी एंड नहीं होगा, रिपीटेशन होने लगता है। तो अगर कभी हमारे पास ऐसा परिमेय संख्या हो जिसको डिवाइड करने पर, डेसिमल फॉर्म में बदलने पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति कहने का मतलब रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है शेषफल, शेषफल कभी जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, और अनंत तक बढ़ते जाएगा तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये समझ में आया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अशांत, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप। अगर मैं बोलूं 7/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, हमने क्लास में भी पढ़ा था। 7/8 को अगर मैं बोलूं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बोलोगे सर 8 से भाग लगाएंगे 7 में, और 8 से अगर 7 में भाग लगाओगे तो बोलोगे सर 7 तो छोटा है 8 से, है ना। तो 7 छोटा है तो आप भागफल में एक पॉइंट लगा दोगे और यहाँ पर 0 लगा दोगे, ठीक है। बताइए कितने बार में ये 70 कटेगा? 70 तो नहीं आएगा 8 के टेबल में, तो 70 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आएगा? 8 बार में, है ना। 8 8 जा 64, 8 8 64, तो 70 में से 64 घटाए तो कितना मिला? 6 मिला, ठीक है। अब एक डेसिमल तो आप एक पॉइंट जीरो तो लगा सकते हो, आप यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। अब बोलोगे सर 8 7 जा 56, 8 7 56, ठीक है। 56 में से 60 में से 56 घटाया तो 4 आया, एक जीरो लगाया, और यहाँ पर आ गया हमारा 8 5 जा 40, ठीक है। ये देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, पूरा कट गया। तो यहाँ पर शेषफल देखो, पॉइंट लगाने के बाद ये 0 आ गया, है ना, शून्य आ गया। तो अगर शून्य आ गया, पूरी तरीके से कट गया अगर, ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद, तो यहां से देख रहे हो कि ये एंड हो जा रहा है भागफल, ठीक है, ये एंड हो गया, खत्म स्टेप, ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे वाले को अगर एंड हो गया, शेषफल में 0 आ गया तो एंड हो गया, और ऐसे वाले को क्या कहते हैं? ऐसे वाले को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा रिपीट कर दूं, सबमिट कहां पर नहीं आया? एक बार माइक ऑन करके पूछ लो। डिवीजन में प्रॉब्लम है क्या? शुरू में ही नहीं आया सर, डिवीजन में प्रॉब्लम है? बराबर पॉइंट है। कहां पर बताओ? चलो मैं फिर इसको फिर से कर देता हूं। शुरू में चलो मुझे माइक ऑन करना, ठीक है। बताओ यहाँ पर मैं पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा दिया, इतना क्लियर है? आ गया जी समझ में। आ गया, ठीक है। तो 8 से यहाँ पर क्या किया? 8 8 जा, चलो मैं इसको जल्दी से रिपीट कर ही दे रहा हूँ, जिसको भी डाउट है एक बार देखो। बोलोगे सर 8 8 64 होगा, ठीक है। 70 में से 64 घटाया 6 मिला, ये तो एक 0 लगाया। अब 8 7 जा 56 आएगा, 60 में से 56 घटाया 4 आया, एक 0 फिर से लगाया, 8 पंजे 40 आएगा। तो ये पूरा 40 में से 40 घटा तो 0 आया, मतलब कट गया पूरा, ठीक है। तो यानी कि हमें, आप कह सकते हो 7/8 को आप अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो ये 0.875 आएगा। तो ये अनंत तक नहीं जा रहा, ये खत्म हो जा रहा है, कुछ स्टेप्स के बाद ये एंड हो गया। तो अगर एंड हो गया तो क्या कहेंगे? शांत कहेंगे इसको, ठीक है, शांत कहेंगे, यानी टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो गया। समझ में आया अब? तो कितने केस बन रहे? तो दशमलव वाले को जब डिवाइड किया तो दो टाइप के केस बना, है ना, दो टाइप का केस बना। या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है, शेष जो आया पॉइंट लगाने के बाद या तो 0 हो जाएगा, या तो शेष कभी भी शून्य नहीं होगा, या तो 0 हो जाएगा या तो 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे? 0 हो जाएगा तो ये कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। एंड हो जाएगा तो क्या कहेंगे? इसको शांत कहेंगे, ठीक है, इसको शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कौन सा था हमारा? 7/8 वाला, ठीक है। अगर बोलूं कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आए, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी वो एंड नहीं होगा, रिपीट हो रहा है वो, ठीक है, कुछ स्टेप के बाद वो रिपीट होने लगता है, शेषफल भी और भागफल भी रिपीट होने लगेगा। तो अगर रिपीट होने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो दोनों केस समझ में आया। और ये वाला उदाहरण कौन सा था हमारा? ये था हमारा 1/3 वाला,
ठीक है, इस टाइप का। अच्छा, आशीष के नाम से जो बच्चे हो, आपका कोई डाउट है क्या? यस सर। आशीष, हाँ, क्या डाउट है? वे ऊपर है जो शाम की टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग, देखो यहाँ पर आपने देखा कि मान लो एक दूसरा उदाहरण कर रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं लिखूँ 5/2, 5/2 को अगर मैं बोलूँ दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्लास में ये सिखाया था दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप बोलोगे सर 2 से भाग लगाएंगे 5 में, ठीक है, कितने बार में जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 लगाओगे, आप बोलोगे सर 2 5 जा 10, मुझे बताइए शेषफल लास्ट में यहाँ पर 0 आ गया ना, 2.5, वेरी गुड आशीष, ठीक है। अब ये कुछ स्टेप के बाद एंड हुआ कि नहीं हुआ? ये एंड हो गया ना, कुछ स्टेप के बाद एंड हो गया, तो अगर एंड हो गया तो उसको शांत बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, कलश आप अपना माइक बंद कीजिए और कैमरा भी बंद कीजिए, ठीक है। चलो सर ये सेकंड वाला भी समझा दो एक बार फिर से। चलो ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया ना? यस सर। चलो अब दूसरे वाले को मैं दूसरा उदाहरण लेकर समझाता हूँ। 1/3, 10/3 तो हो गया। चलो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 13/3, ठीक है, तो अगर मैं 13/3 को दशमलव के फॉर्म में बदलना चाहता हूँ, तो 3 से डिवाइड करो 13 को, कितने बार में जाएगा? 3 4 जा 12, 13 में से 12 घटाया 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगाओ, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 3 जा 9, आप खुद से ट्राई करके देखो अपने कॉपी पे, देखो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 10 में से 9 घटाया, ठीक है, फिर 1 आया, फिर 3 3 जा, यहाँ पर 10 लगा के फिर 3 जा 9, ठीक है। तो ये देखो रिपीट हो रहा है क्या? फिर रिपीट हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो एंड नहीं होगा तो इसको कहते हैं अशांत, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। अब क्लियर है सारी चीजें? तो 2 केस बनेगा, या तो एंड होगा या तो एंड नहीं होगा। अगर एंड हो जाएगा तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, एंड नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखो यही 2 चीज थे, फिर से लिखा हुआ है इस, अच्छा थोड़ी देर में स्क्रीन दिखेगी, 1 मिनट रुक जा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए अभी स्क्रीन नहीं दिखे, फिर से दिखेगी तो बताइएगा। अभी दिख रही है? ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है। देखो यहां पर आप बोलोगे सर कुछ संख्याओं का, मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, p/q के रूप की संख्या को अगर दशमलव के फॉर्म में बदलते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार कुछ चरणों के बाद, मतलब कुछ आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद वो अंत हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? ऐसे वाले को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये हमारा पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा p/q के रूप की कुछ संख्या, यहां पर कौन सा एग्जाम्पल था? आप बोलोगे टर्मिनेटिंग 7/8 वाला, 1/2, 5/2, इस टाइप का नंबर, ठीक है। यहां पर बोलोगे कुछ परिमेय, कुछ संख्याओं का क्या होगा जब आप उसको p/q से दशमलव के फॉर्म में बदलते हो, तो एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होती है। अब बोलोगे सर ये पुनरावृत्ति खंड क्या होता है? इसको कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब भागफल में कुछ रिपीट होने लगेगा। जैसे कि आपने देखा कि 10/3 वाला जब हमने सॉल्व किया तो 3 के बाद 3 रिपीट होने लगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये 3 यहाँ भी आया, फिर से 3 रिपीट हुआ, फिर से 3, मतलब 3 दिख रहा है कि दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? अशांत। देखो अनवसानी जो लिखा हुआ है ना, अनवसानी ही अशांत है, ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम है अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो अनवसानी कहने का मतलब अशांत, और अशांत कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब आवर्ती क्यों लिखा हुआ है? तो आवर्ती लिखने का मतलब क्या होता है? आवर्ती लिखने का मतलब रिपीटिंग, ठीक है, तो वो रिपीट हो रहा था, तो ये समझ में आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ?
ये सब नहीं, इस तरीके से मत लिखो, देखो क्या हो रहा है उससे फिर बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज मत किया करो, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवशानी अशांत, खत्म नहीं होगा और रिपीट होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, भागफल में जो नंबर रिपीट होने लगे, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में सीखते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा 10/3 वाला उदाहरण, ठीक है। 10/3 वाले उदाहरण को जब आपने डिवाइड किया P/Q के रूप से डेसिमल के फॉर्म में, तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद एक संख्या 3 रिपीट हो रहा है। 3 यहां भी आया, 3 यहां भी आया, 3 यहां भी आया, और ये कितने तक जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो अनंत तक अगर बढ़ते जाएगा तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखने का तरीका है, ऊपर में एक बार लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि 3 जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इतना क्लियर है। 3.3 बार कहने का मतलब 3 जो है वो रिपीट होते जा रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं 5.43 बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर 4.3 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो आप लिखोगे सर 5 पॉइंट और 4.3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4.3 4.3 4.3 और ये रिपीट होते रहेगा अनंत तक, ठीक है। तो ये वाला नंबर रिपीट होगा, तो जिसके ऊपर बार लगा रहेगा वो रिपीट होता रहेगा। क्लियर है, ठीक है। और अनंत तक हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर 7.291 और ऐसे बार लगा दूं, 291 पे बार लगा दूं, तो क्या लिखोगे इसको, आप बोलोगे सर 7 पॉइंट और ये 291 पूरा ही ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। ये पूरा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, 291 291 291। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 291, ठीक है। तो यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, 291 291 291। यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक क्या था, 43 43 43, पुनरावृत्ति खंड करते हैं। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए, अगर ऐसे लिख दो 5.242 और सिर्फ 42 पे बार लगा दो, ठीक है। बार देखो सिर्फ 42 पे लगा हुआ है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाना, ठीक ठीक, हाँ बस 1 सेकंड रुक जाना। अभी दिख रहा है 5.242, ठीक है। हाँ अभी दिख रही होगी, ठीक है। 5.2 और 42 के ऊपर बार लगाया गया है। तो इसको देखो, आप बोलोगे सर 42 के ऊपर बार लगाया तो सिर्फ 42 रिपीट करेगा, तो इसको बोलोगे सर 5.2 और ये 42 को रिपीट कर दो, 42 42 42, इस तरीके से वो अनंत तक जाएगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, 42, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि बार का मतलब क्या हुआ, बार क्या दिखा रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक को दिखा रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी यहां पर समझिएगा, आप यहां पर समझो कि अगर मैं लिखूं इस तरीके से 3.3333 इस तरीके से, तो ये क्या था, 10/3 को ही ऐसे लिख रहा था ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 3.3 बार, इसका मतलब क्या है, 3.3333, ठीक है। और ये 10/3 को सोल्व करने पर आया था। अब 10/3 क्या है, 10/3 एक P/Q का नंबर है, P/Q के रूप की संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या है, यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह भी नंबर जो है ये रेशनल नंबर है, P/Q के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी P/Q के रूप, मतलब अगर 10/3 परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों तो कोई मान तो बराबर है, ठीक है। तो यह रेशनल नंबर होगा। तो अभी हम लोग को यही सीखना है कि अगर बार वाला नंबर रहेगा तो उसको किस तरीके से हम लोग P/Q के रूप में बदलेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप 0.47 बार को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए। तो क्वेश्चन आपके सामने 1.27 बार, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया, 1.27 के ऊपर बार लगाया गया है,
बोला गया है कि इसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, मतलब इसको p बटा q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 1.27 बार को क्या हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं? तो बोलोगे यस, p बटा q के रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या को ही दिखा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या होगा तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, क्या मेथड है। देखो, जिस भी नंबर को आपको बोला जाए ना p बटा q के रूप में लिखिए, उसको आप मान लेना x के बराबर, x बराबर 1.27 बार। ठीक है, अब इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि सर x का मान जो है 1.272727 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा अनंत तक, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इस वाले को समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक कितना अंक रिपीट हो रहा है, कितना अंक रिपीट हो रहा है? आप बोलोगे सर 2 अंक रिपीट हो रहा है, मतलब 27 है ना, 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो अगर 27 2 अंक रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ पर 100 से गुना करोगे। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण में हमने क्या किया, हमने 100 से गुना किया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि 100 से क्यों गुना किया, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है, 27 27 27। अगर एक अंक रिपीट होता तो कितना से गुना करते, बताइए? अगर सिर्फ एक अंक रिपीट होता तो हम 10 से गुना करते। ठीक है, अगर 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से गुना करोगे, अगर 3 अंक रिपीट होगा तो 1000 से गुना करोगे, 4 अंक रिपीट होगा तो 10,000 से गुना करेंगे, लेकिन उतना पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 अंकों तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 100 से गुना करें। तो किसी भी समीकरण में गुना करने का मतलब क्या होता है, इस 100 से आप, ठीक है रिपीट कर दो। इतना क्लियर है? इतना तक जो मैं लिखा हूं इतना तो समझ में आ रहा ना? इतना तो क्लियर है, इसको समीकरण 1 मानो। ये सबनीत आप मुझे बताओ माइक ऑन करके, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है? माइक ऑन करके बता सकते हो या चैट में भी बता सकते हो? 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आपको यही समझना है कि सर अगर 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर इस समीकरण में आप 100 से गुना करोगे, 2 जीरो वाले नंबर से। अगर एक अंक रिपीट होता तो 10 से गुना कर देते, अगर 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से गुना करते। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी समीकरण में गुना करने का मतलब क्या होता है? किसी भी समीकरण में, देखो मैं साइड में कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x बराबर 9। अब इसमें इस समीकरण में अगर गुना करना चाहता हूँ 2 से, तो क्या करूंगा, इस 2 को मैं LHS यानी इस तरफ भी गुना करूंगा, और इसमें 2 को 9 से भी गुना करूंगा। तो 2 को अगर x से गुना करोगे तो 2x बन जाएगा, और 2 को 9 से गुना करोगे तो 18 बन जाएगा। मतलब इधर भी गुना होता है और इधर भी गुना होता है। तो मुझे बताइए, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, मुझे अब बताओ कि अगर मैं 100 को गुना करूं x के साथ, तो 100 को x से गुना करके कितना मिलेगा? x को मैं 100 से गुना कर दूं तो कितना मिलेगा? 100x मिलेगा। ये क्लियर है सभी का? तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, 100, और x लिख सकता हूँ 100x। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मुझे बताइए दाएं तरफ अगर मैं गुना करूं 1.272727 में 100 से गुना करूं, चलो मुझे बताइए, अगर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 1.272727 और ये डॉट डॉट लगा कर इसमें मैं 100 से गुना करूं तो क्या आएगा? आपको अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि अगर 2 जीरो है यहाँ पर तो दशमलव जो है 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक मतलब 2 और 7, 2 अंकों के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 127.272727 इस तरीके से। क्लियर हुआ ये? बताइए, ये समझ में आ रहा है कि 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा दशमलव? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 127 में
1.2727 में 100 से गुना करूं तो ये बन जाएगा हमारा 127.272727 इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 को, जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखा गया है ना, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस इस वाले को, इतना भाग को मैं फिर से नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में से अगर मुझे समीकरण 1 को घटाना है तो मैं इस वाले को नीचे लिख दे रहा हूँ फिर से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, दशमलव के नीचे मैं दशमलव लिख रहा हूँ 1 और यहाँ लिख दिया 272727। ये समीकरण 1 लिखा गया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, तो समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को घटाओगे तो मुझे बताइए 100x में से अगर x को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 100x में से x को घटाओगे तो कितना मिलेगा। साइड में देखिए यहाँ पर 100x में से अगर x को घटाओगे तो आपको 99x मिलेगा, ठीक है। 100 में से 1 को घटाया तो 99 मिला, x में से x मतलब x तो ऐसे ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा LHS में 99x, ठीक है। अब दशमलव वाला घटाव आपको पता है डेसिमल का। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं घटाऊं, देखो मैं साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.272727, सॉरी ये कुछ इस तरीके से है ना, देखो 127.272727 और यहाँ पर लिखा गया 1.272727 और ये अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो बोलोगे ना 7 में से 7 गया 0 आया, और 7 में से 1 घटाया 1 आया, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाया 6 आया और ये 12 आया। तो 126.000 कहने का मतलब ये 126 आ रहा है। ये क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ये 126 आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला जो पूरा है, या ये देखो दशमलव के बाद जो भी आपको दिख रहा है, ये दोनों ही नंबर में सेम दिख रहे होंगे, आप दोनों ही में सेम दिख रहे हैं। तो अगर ये सेम दिख रहा है तो ये पूरा 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे इधर 0 सारा आएगा। और यहाँ पर 7 में से 1 घटाया 6 आया, 127 में से 1 घटा दो तो 126 मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि 99x जो है ये हमारा 126 के बराबर है, 99x जो है हमारा 126 के बराबर है, ठीक है। अगर 99x 126 के बराबर है तो x का मान लिख सकते हैं क्या, 126/99। क्या ऐसा लिख सकते हैं 126/99? तो x का वैल्यू कितना आ गया, 126/99, ठीक है। अब फाइनल आंसर इतना नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो मुझे दिख रहा है कि 126 भी 9 से कट जाएगा, 126 को अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो ये 14 बार में कट जाएगा, और 99 को अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको 9 से काट रहे हैं तो ये 14 बार में कटेगा, और इसको 9 से काट रहे हैं तो ये 11 बार में कटेगा। तो आंसर कितना है, 14/11। ये क्लियर है, इस तरीके से कर लोगे, बताइए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, बार वाला क्वेश्चन। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, अब अगर शॉर्टकट पता रहेगा तो काफी आसानी से आप कर लोगे। जैसे इसको आपने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, आंसर आपका आया 14/11। इसके पहले एक स्टेप आया था 126/99, ठीक है। अगर इतना निकाल लोगे तो आप ये भी निकाल लोगे, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट देखिए, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाँ शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 1.27 बार, क्योंकि अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, एक नंबर में काफी जल्दी से आंसर बस लिख देना है, ठीक है। मेथड से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 127 का 127 यहाँ पर लिख दोगे, माइनस करोगे ये वाला नंबर, ठीक है, जो आगे में है जिसमें बार नहीं है। 127 में से 1 घटाओगे और यहाँ पर ये 2 है ना, तो यहाँ पर 99 लिख दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 126/99, ठीक है। और इसको फिर काटोगे तो आ जाएगा आपका 14/11, ठीक है। जैसे मैं और क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं लिख दूँ 5.42 और यहाँ पर मैं लिख दूँ बार, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, बोलेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे 542 -5 बट्टा में 99,
ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 542 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 537 मिलेगा क्या? 537/99 समझ में आया? ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको 3.58 बार, ठीक है, 3.58 बार, इसको आप अगर P बटा Q के रूप में बदलना चाहो तो क्या आंसर लिखोगे? बताइए क्या लिखोगे? 358 लिख दोगे, माइनस कितना लिखोगे? तो 3 लिखोगे, बट्टा में 9 लिखोगे, क्योंकि 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर से आंसर आ जाएगा आपका 355/99। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं क्वेश्चन दूं 2.433 और इस पे बार लगा दिया, 2.433 2.433 पे बार लगा हुआ है। देखो मेथड से करेंगे, मेथड से ट्राई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। अगर कोई भी डाउट हो तो रिकॉर्डिंग देखना, समझ में आ जाएगा सारा चीज। पॉइंट नहीं लगाएंगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2433, इसमें से घटाएंगे कितना? 2 को, और नीचे में क्या लिखेंगे? देखो 3 नंबर पे बार लगा है ना, तो 3 बार 9 लिखेंगे, 999। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2431। ठीक है, और बटा 999। ठीक है, 2431 बटा 99 नहीं, 3 बार 9 लिखोगे। ठीक है, 3 बार 9 लिखोगे क्योंकि 3 अंकों पर बार था। क्लियर है? 3 बार 9 लिखेंगे नीचे में, 2 बार 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं ऐसा पूछ रहा हूं, बताइए। अगर मैं लिख दूं 5.867 और इस पे बार लगा दिया, ये बताओ क्या करोगे? 5.867 पे बार, आप लिखोगे 5867 -5 डिवाइडेड बाई 999, 3 बार 9 लगाओ। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 5862 डिवाइडेड बाई 999। अगर ये कटेगा तो इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? चलो, तो मुझे ये बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं 0.47, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बार, 0.47 बार, तो ये तो काफी आसान है ना। यहाँ पर बोलोगे सर सर आगे में अगर 0 है तब तो ये काफी आसान, सीधे सीधे बोलोगे सर ये 47 लिख देंगे, घटाएंगे कितना? तो कुछ भी नहीं घटाना है, 0 है तो कुछ भी नहीं घटाना है, 47 माइनस 0 तो नहीं करोगे। ठीक है, 47 में से 0 करने का कोई मतलब नहीं है, तो 47/99 लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, 1-2 सेकंड लगेगा करने में। अगर पूरा मेथड से करेंगे तो फिर मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करना मेथड से। ठीक है, खुद से ट्राई करके देखना, मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 0.54 बार, इसको क्या लिखोगे आप? 0.54 बार, अच्छा 54/99 तो लिख रहे हो तो आंसर सही है, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हो ना। तो हमेशा चेक करना है कि इसको और काट सकते हैं क्या, सरलतम रूप में आंसर छोड़ोगे आप, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़िए। इसको काटिए, ऊपर नीचे कट रहा है, 9 से कटेगा ना, 9 से कटेगा 6 बार में, 9 छक 54, 9 से कटेगा 11 बार में, तो ये आ जाएगा 6/11। तो यानी कह सकते हैं 0.54 बार अगर पूछा जाएगा तो आप बोलना 6/11। क्लियर हुआ? अगर कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल भी करिएगा। 7/11 कैसे आ रहा है? 9 छक 54 ना, 6/11। ठीक है, अभी आगे बढ़े। तो आपने क्या देखा? अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं, चलो मुझे बताइए कि 0.54 बार क्या यह एक परिमेय संख्या है, हाँ या ना?
यस और नो। तो बोलोगे सर 0.54 बार को अभी हमने 54/99 लिख दिया था, है ना, जिसको फिर सिंप्लीफाई करके 6/11 लिखा था, मतलब इसको आपने p/q के रूप में बदल दिया ना। तो अगर p/q के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जितने भी परिमेय संख्या होंगे अगर उसका दशमलव प्रसार आप करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, तो यहां समझिएगा ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिमेय संख्या को आप अगर इसको दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, दशमलव के रूप में कन्वर्ट करते हो, p/q से डेसिमल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वह शांत होगा, मतलब या तो कुछ स्टेप के बाद वो एंड हो जाएगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अशांत हो, जैसा कि आपने देखा कि 0.545454 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ऐसा वाले को अशांत बोलेंगे, और ये भी परिमेय संख्या है ना। तो अगर ये एंड नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में वो रिपीटिंग होगा। अशांत होगा तो क्या होगा, आवर्ती होगा। मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर एंड नहीं हो रहा है वो, तो वो रिपीटिंग होगा, वो रिपीट करेगा। समझ में आया। तो परिमेय संख्या दो हो सकता है, शांत या अशांत, और अगर अशांत होगा तो वो आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटिंग होगा, वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। किसी भी परिमेय संख्या को, देखो क्या लिखा गया है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे, तो या तो वो शांत होगा, मतलब या तो वो एंड हो जाएगा कुछ स्टेप के बाद, या तो अनवसानी होगा। अनवसानी कहने का मतलब अशांत, यानी एंड नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, एंड नहीं होगा। और हाँ, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, बस एंड कर रहे हैं, बस 1 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, बस 1 मिनट। तो ये या तो शांत होगा या अशांत होगा, और अगर अशांत होगा तो जाएगा किसी भी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर शांत है तो वो परिमेय संख्या होगा, या अनवसानी आवर्ती है, मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एंड नहीं हो रहा है, और अगर वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। नहीं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है।